तो यार आज हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है थिकनेस एंड सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो हम मेन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन किन किन दो चीज़ों से बनती है, ठीक है, एल्वेलर सेल्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एल्वेलर सेल्स, तो एल्वेलर सेल्स टू टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। तो जो टाइप 1 सेल्स होते हैं, ठीक है, तो वो सिंपल स्क्वैमस सेल्स होते हैं, ठीक है। और इनके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये थिन और फ्लैट होते हैं, ठीक है। और ये मेनली गैस एक्सचेंज प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये गैस एक्सचेंज प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। और जो टाइप 2 सेल्स होते हैं, ठीक है, तो वो मेनली सर्फेक्टेंट के प्रोडक्शन में ही काम आते हैं, ठीक है। तो इनका कौन सा एपिथेलियम होती है, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है। और ये हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन आ गई। और इनमें तो टू टाइप्स के सेल होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 सेल्स गैस एक्सचेंज में काम आएंगे और टाइप 2 सेल्स सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन में काम आएंगे, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट होता है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, या इसका दूसरा नाम होता है बेसल लैमिना, ठीक है। तो अब बेसल लैमिना क्या होती है, ठीक है। तो ये थिन कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग होती है जो कि प्रेजेंट होती है बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड एल्वेलाई। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये थिन कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग होती है जो कि प्रेजेंट होती है, ये हमारा एल्वेलाई हो गया और ये हमारी ब्लड वेसल्स हो गई, ठीक है। तो इनके बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो और जो हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है वो सराउंडेड किस चीज़ों से होती है, पल्मोनरी कैपिलरी से, ठीक है। तो हमारा एल्वेलाई, हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन और हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज होगी, ठीक है। तो ये मिलकर हमारे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाती है, ठीक है। अब इसकी थिकनेस क्या होती है, ठीक है। तो इसकी एवरेज थिकनेस 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होती है, ठीक है। तो ये इसकी नॉर्मल थिकनेस होती है, ठीक है। तो अब अगर इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, ठीक है, हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ जाएगी तो क्या होगा, अगर ये इसकी थिकनेस बढ़ गई तो इससे क्या होगा, जो हमारी ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन्हें ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अगर इन्हें ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तो गैस एक्सचेंज प्रोसेस अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो एबनॉर्मल गैस एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ती है, ठीक है, तो दोनों गैसेस को लार्जर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा टू मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा गैस एक्सचेंज डिक्रीज हो जाएगा और हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इधर नहीं जा रही है, तो यहाँ पर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ इधर नहीं जा रही है, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लग जाएगा, जिससे एक कंडीशन पैदा होती है, हाइपोक्सीमिया, ठीक है। मतलब कि हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल रही और हाइपोक्सीमिक हाइपोक्सिया हो जाता है, ठीक है। तो ये हाइपोक्सीमिक हाइपोक्सिया की टाइप होती है, ठीक है। तो अब ये किन किन कंडीशन में होता है, ठीक है। तो हम दो कंडीशन देख लेते हैं, एक तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर और दूसरा हम देखेंगे निमोनिया, ठीक है। तो अब लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट साइड का हार्ट होता है, ठीक है, तो वो ब्लड को पंप नहीं कर सकता अच्छे से, क्योंकि इसका फेलियर हो गया, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल कैन नॉट पंप ब्लड इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये ब्लड को एओर्टा में और सिस्टेमिक आर्टिकुलेशन में अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा, तो ब्लड क्या करेगा, बैक फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। एंड स्टार्ट बिल्डिंग अप इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, पर अब क्योंकि लेफ्ट साइड का हार्ट काम नहीं कर रहा तो वो बैकफायर करने लग जाता है, तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में आ जाएगा और सम फ्लूइड स्टार्ट ऊजिंग इनटू द एल्वेलर स्पेस, ठीक है। अब ये ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन में आकर, ठीक है, यहाँ से एल्वेलाई में ऊज आउट होने लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इस जगह पर हमारा फ्लूइड का अकोमोलेशन होने लग जाएगा, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर
हमारे एल्वेओलर स्पेसेस में वाटर अक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है फिर से थिक हो जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थिक हो गई तो फिर से गैस एक्सचेंज नहीं होगा। और इसका एक सिम्टम होता है डिज्नी है, जिसे हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी कह देते हैं, ठीक है। तो जिन भी पेशेंट में लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है तो उनमें एक सिम्टम आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। तो उन्हें सांस चढ़ने लग जाती है। अब दूसरा केस होता है निमोनिया, ठीक है। निमोनिया क्या करेगा, निमोनिया कुछ बैक्टीरिया से होता है जो कि हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को ही डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर ये हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, ठीक है, तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया क्या मतलब लेवल बढ़ा देता है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का, जैसे कि हिस्टामाइन एक्टिवेट हो जाते हैं। और हिस्टामाइंस क्या करते हैं, ठीक है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, ठीक है। अब जो डायलेट हो जाती हैं, ठीक है, तो हमारा ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है, ब्लड फ्लशेस रैपिडली, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा लॉट्स ऑफ फ्लूइड वो इन स्पेसेस में लीक आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ऐसे ही ब्लड फ्लूइड को लीक आउट करने लग जाएगा इनटू द रेस्पिरेटरी स्पेस से। तो उससे भी क्या होगा, जो हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस है वो भी बढ़ जाएगी और फिर से गैस एक्सचेंज कम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी सेम इफेक्ट ही आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। तो अगर हम मानकर चलें कि कितनी थिकनेस बढ़ने से ये कॉम्प्लिकेशन आती हैं, तो उसका लेवल होता है 3 माइक्रोमीटर। तो यार अब हम केस देख लेते हैं थिन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है। तो पहले हमने थिक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का केस देख लिया, ठीक है। अब थिन का देखते हैं, ठीक है। तो थिन में क्या होगा, हमारा जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये कम हो जाएगा, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हमारी थिन होगी तो उससे क्या होगा, गैस एक्सचेंज बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कम ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके लिए लेस डिस्टेंस फॉर गैस एक्सचेंज, तो हायर गैस एक्सचेंज हो जाएगा। और इससे क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा ब्लड में आएगी, ठीक है। तो ब्लड में इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एल्वोलाई में चली जाएगी, ठीक है, जिससे कि हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड कम हो जाएगा। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो उससे एक कंडीशन हो सकती है जिसे हम रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम सिंपल रिलेशन बनाएं कि थिकर द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गैस एक्सचेंज, ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ेगी तो हमारा गैस एक्सचेंज कम होगा, और अगर थिन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होगी तो हमारा गैस एक्सचेंज उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा थिकनेस हो गया रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का। अब सरफेस एरिया देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो अगर हम एल्वेलाई का लार्ज सरफेस एरिया कर देते हैं, ठीक है, तो लॉजिकली तो हमारा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन होगी एक्सचेंज होने के लिए, ठीक है। तो इसका सिंपल सा डायरेक्ट कोरिलेशन है कि जब भी हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, ठीक है, जब भी सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हमारा गैस एक्सचेंज भी अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा लार्ज सरफेस एरिया। अब देख लेते हैं अगर हमारा स्मॉल सरफेस एरिया हो जाए, ठीक है। तो स्मॉल सरफेस एरिया किस कंडीशन में होता है, उसमें एक पैथोलॉजी होती है जिसे हम एम्फीजीमा कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होती है, जो हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स कब एक्टिवेट होते हैं, जब भी हम कोई मान लो स्पोकिंग करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक एंजाइम को रिलीज़ करते हैं जिसका नाम है इलास्टेज, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, ठीक है, ये हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं इलास्टेज। तो उसका काम क्या होता है, जो हमारे ये एल्वोलाई हैं, ठीक है, तो ये पाउचेस की तरह होते हैं, ठीक है। तो इलास्टेज क्या करता है, ये इन पाउचेस को ख़त्म कर देता है, ठीक है। और ये एक बड़ा सा बलून बन जाता है। और अभी देखो इसमें सरफेस एरिया इसका कम हो गया, ठीक है। तो ये इसका सरफेस एरिया स्मॉल हो गया, ठीक है। तो ये इलास्टेज ने ब्रेक कर दिया हमारे इलास्टिक फाइबर्स ऑफ एल्वोलाई, ठीक है। तो ये इलास्टिक फाइबर थे, ये इन्हें ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारा सरफेस एरिया कम हो जाता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया कम होगा तो नेचुरली हमारी जो गैस एक्सचेंज है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन कम आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड कम जाएगी, ठीक है। उससे क्या कंडीशन होगी, एम्फाइजीमा, ठीक है। तो ये तो हमारी पैथोलॉजी होगी। पर नॉर्मली हमारे जो शरीर में होता है, ठीक है, ये इलास्टिक इनहिबिटेड ही रहता है, क्योंकि
हमारे जो हाँ एल्वलाई होते हैं, ठीक है, तो उनमें एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये इनकी एक्टिविटी को इनहिबिट रखता है, ठीक है। तो जब भी हम स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, स्मोकिंग से क्या होता है, जो हमारी कैंसर जीन है, ठीक है, वो स्विच तो उससे स्मोकिंग से जो हमारी जीन होती है वो स्विच ऑफ हो जाती है, ठीक है, जो हमें जो इसे अल्फा 1 ट्रिप्सिन को इनहिबिट कर देती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब भी स्मोकिंग करेंगे तो उससे जीन ऑफ होगी, तो जो इसे इनहिबिट कर देगी तो उससे एम्फीजीमा के चांसेस बढ़ जाते हैं, इलास्ट्रेस बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली एम्फीजीमा हो जाएगा, ठीक है।